Good evening, friends. Welcome back to the Cardiology Dialogues. पिछली दफ़े हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि स्टेबल एंजाइना, जिसको हम लोग कहते हैं कि जब आप चलते हैं या थोड़ी मेहनत करते हैं और तब आपको सीने में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है और खड़े हो जाते हैं, आराम कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं स्टेबल एंजाइना या स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। और उसमें हम लोग कैसे कैसे उसको जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसका जिक्र हुआ था। और हम लोग पहुँचे थे कि ट्रेडमिल टेस्ट जो है उसको कैसे करेंगे और उस पर क्या क्या हम लोग जो हैं कैसे कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अब ट्रेडमिल टेस्ट के बियॉन्ड क्या करना है, आज उस पर बात कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो है। तो अगर आपका ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपको एंजाइना भी हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये है कि हम आपको देखें कि भाई जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ आपको मालूम हो रही है इनडायरेक्ट मेथड से, और जो कि एक्सपेक्टेड है कि होगी क्योंकि आपको तकलीफ़ हो रही है, तो उसमें आपको जो नसें हैं, आपकी जो कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं, वो कहाँ कहाँ और कितनी इन्वॉल्व हैं। तो एंजियोग्राफी एक बहुत सिंपल टेस्ट है, कोई ऐसे बहुत बड़ा टेस्ट नहीं उसको हम लोग मानते हैं। रूटीन जैसे कहते हैं आउटडोर टाइप का टेस्ट है, डे एक्टिविटी है, डे प्रोसीजर है, यानी उसमें भर्ती करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप आएंगे, आपका टेस्ट उसी दिन हो जाएगा और शाम तक आपको घर भेज दिया जाएगा, या 2-3 घंटे में भी आप जा सकते हैं। पहले हम लोग जब एंजियोग्राफी करते थे तो पैर की नस में से करते थे, जिसमें कि हम लोग को शाम तक या दूसरे दिन तक अस्पताल में रखना पड़ता था। लेकिन अब सब प्रोसीजर्स 99% जो है हाथ की आर्टरी से होते हैं, जिसको हम लोग रेडियल आर्टरी कहते हैं। उस रेडियल आर्टरी से बाई एंड लार्ज हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें बेसिकली आर्टरी को ऊपर से रिस्ट के पास से पंक्चर किया जाता है और उस पंक्चर से एक बहुत ही महीन किस्म का वायर, जिसको हम लोग गाइड वायर कहते हैं, वो डाला जाता है। और उस गाइड वायर पे एक कैथेटर जो सेंट्रल होल होता है, उस सेंट्रल होल वाले गाइडिंग कैथेटर वो डायग्नोस्टिक कैथेटर को, गाइडिंग कैथेटर तो तब लेंगे जब एंजियोप्लास्टी करनी होगी। तो उस गाइड वायर पे आप जो डायग्नोस्टिक कैथेटर है, जिसको हम लोग टाइगर कहते हैं, तो उससे आप करते हैं और उसको ले जाके राइट एंड लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरीज़ में इंडिविजुअली हुक किया जाता है। और हुक होने के बाद उसमें से डाई डाली जाती है, और डाई जब डाली जाती है तो वो काले रंग की दिखाई देती है एक्सरे के ऊपर। और उस एक्सरे में ये देख लिया जाता है कि डाई कहाँ कहाँ फ्लो कर रही है और आर्टरी की उसमें जो है जो जो चौड़ाई है वो कितनी है, नॉर्मल है या कहीं वो कम है या पिचकी है या बिल्कुल बंद है, वो प्रॉक्सिमल है यानी शुरुआत में है या बीच में है या नीचे जाके है। तो ये पूरी एनाटमी जो है कॉर्नरी ट्री आपको दिखाई दे जाती है, और उसको जो है हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, हार्ड डिस्क के ऊपर रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद उसको सीडी में या पेन ड्राइव में कन्वर्ट करके आप बाद में रिव्यू कर सकते हैं। तो इसको ये देख लेते हैं कि भाई नसों में ख़राबी, जो बड़ी नस हैं, जो मेजर वेसल्स हैं, जिनको हम लोग एपिकार्डियल वेसल्स कहते हैं, उनमें कहाँ कहाँ और कितनी बीमारी है। तो जो सबसे क्रिटिकल बीमारी हम लोग समझते हैं वो ये है कि लेफ़्ट मेन, यानी जो लेफ़्ट आर्टरी निकलते ही अगर वो बंद हो जाती है या उसमें नर्विंग हो जाती है, 50% से ऊपर नर्विंग हो जाती है, तो उसको फिर हम लोग समझते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है। और उसमें हमेशा चांस है कि अगर वो कहीं टोटल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसमें कहीं रप्चर हो गया प्लाक में, या वहाँ क्लॉट जम गया, तो पूरी ब्लड सप्लाई अगर बंद हुई तो 2/3 से ज़्यादा हार्ट की जो मांसपेशी है उसकी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, और फिर हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट और लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा। इसको विडो मेकर्स डिजीज़ भी कहा जाता था कि भाई इतना मर्ज है। और कभी कभी एंजियोग्राफी के दौरान भी अगर ये डिज़ीज़ होती है तो उसमें भी एक रिस्क रहता है कि जिस वक्त हमने डाई डाली उस वक्त वो नस में कुछ ऐसी बात हो गई जो वो बंद हो गई या स्पाज्म हो गया। तो इसको भी बहुत केयरफुली करना पड़ता है। सिंपल टेस्ट हम लोग कहते हैं क्योंकि करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो सिंपल लगे, लेकिन पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है और उसको लाइटली नहीं लिया जाता है। उसको बहुत अच्छी जो लेबॉरेटरीज़ होती हैं, जो ज़्यादा काम कर रही होती हैं, जो डिपेंडेबल जिनका स्टाफ होता है और जो विजुअल इंप्रेशंस वहाँ अच्छे मिलते हैं, उन्हीं जगह पे ये किया जाना चाहिए। हालांकि अब तो हर
छोटी छोटी जगह पे भी कार्डियक कैथ लैब हो गई हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ पे मिसहैप्स हो जाती हैं अगर स्टाफ बहुत ट्रेंड नहीं है इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए। बहरहाल अब बहुत रूटीन प्रोसीजर है, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो एंजियोग्राफी होगी आपकी, तो एंजियोग्राफी से ये पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी नस कहाँ बंद है। तो एंजियोग्राफी के बाद अगर ऐसा लगता है कि जो वेसल ऑब्स्ट्रक्टेड है, नैरोड है, उसको हम लोग बलून से खोल के डायलेट करके वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा सकते हैं, जिसको हम लोग स्टेंट कहते हैं, तो उसे भी उसी दौरान कर दिया जाता है, जिसको एडहॉक एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो बाई एंड लार्ज हम लोग पेशेंट को प्राइम करके चलते हैं कि सिर्फ एंजियोग्राफी पर ही मामला नहीं रुकेगा। अगर एंजियोग्राफी के दौरान ये पता चला कि यह नस एंजियोप्लास्टी करने लायक है, आर्टरी एंजियोप्लास्टी करने लायक है, तो उसको उसी वक्त कर भी दिया जाएगा। तो पेशेंट फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है कि हाँ भाई हमारा ये प्रोसीजर, ज़्यादातर लोग चाहते भी हैं कि भाई अगर हो तो तक सब ठीक कर दीजिए, बार बार हम क्यों कराएंगे। तो उससे प्रोसीजर का टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है और मरीज़ की इनकन्वीनियंस भी बचती है। तो एंजियोप्लास्टी है क्या? एंजियोप्लास्टी का बहुत सिंपल है मैकेनिज़्म है कि जो नैरोड वेसल है वहाँ पे एक बलून, कोलैप्सिबल बलून जाता है और उस बलून को फिर वहाँ फुला देते हैं, तो वो नस वहाँ चौड़ी हो जाती है, जो भी प्लाक है वो प्लास्टर हो जाता है, वो चिपक जाता है नस से ऊपर से। अब शुरू के टाइम में जब हम लोग एंजियोप्लास्टी करते थे तब स्टेंट नहीं थे, तो स्टेंट नहीं थे तो क्या होता था कि हमने जैसे ही गुब्बारा फुलाया तो काफ़ी वक्त ऐसा होता था कि वो नस तुरंत ही चिपक जाती थी, कोलैप्स कर जाती थी, या अगर तुरंत नहीं भी करती थी तो शाम तक हो जाती थी। तो इमरजेंटली जब कोलैप्स कर जाती है तो फिर फ्लो एकदम से शट ऑफ हो जाता है और पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। तो सपोर्ट सिस्टम आया, स्टेंट एक सपोर्ट सिस्टम है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लोग ये कहते हैं कि साहब वो स्टेंट हमारा कितने दिन चलेगा, साहब उसकी लाइफ क्या है। स्टेंट की कोई लाइफ नहीं होती है। स्टेंट का काम तो सिर्फ ये, जैसे मान लीजिए आप छत डलवाते हैं तो छत डालने पे नीचे से शटरिंग करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, और वो 15-20 दिन में जब वो जम जाती है छत तब आप शटर हटा देते हैं। तो समझिए शटरिंग का काम है स्टेंट का। स्टील का आता था पहले, फिर कोबाल्ट क्रोमियम का आता, प्लेटिनम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आता है, और बहुत महीन एक सिस्टम होता है, वायरिंग होती है जो सपोर्ट कर देती है। जैसे आपने फुलाया तो उस वक्त वो तुरंत न बंद हो, तुरंत न कोलैप्स हो, या लेटर जाके न कोलैप्स हो, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट कर देते हैं। अब सपोर्ट सिस्टम पहले सादे आते थे, फिर ड्रग एल्यूटिंग आने लगे। अब लोग ये समझते हैं कि जो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट है उसका मतलब होता है कि वो बीमारी भी ठीक कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दवा इसलिए दी जाती है कि आपको दोबारा से वहाँ नैरोइंग आने का चांस कम रहे। वो दवा एक एंटी कैंसर ड्रग होता है, रिफामेसिन होता है, रिफैम्पिसिन नहीं होता। रिफैम्पिसिन तो एंटीबायोटिक है एंटी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, रेपामाइसिन होती है, पैक्सीटैक्सेल होता था, लेकिन अब ज़्यादातर सिरोलिमस जैसे होता है रेपामाइसिन। तो बहुत तरह के ड्रग्स हैं, तो ये एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने वहाँ पे एक स्टेंट लगाया, वहाँ ट्रॉमा हुआ आर्टरी में, तो जब आर्टरी में ट्रॉमा होता है तो वहाँ एक रिएक्शन होता है, तो एंडोथीलियम यानी जो आर्टरी की लाइनिंग है वो स्टेंट को खुला नहीं छोड़ेगी। उस पर क्या होगा, उसके ऊपर वो धीरे धीरे चढ़ जाएगी, एंडोथीलियल लाइनिंग चढ़ जाएगी, तो स्टेंट जज्ब हो जाएगा, जज्ब अंदर यानी वो चला जाएगा अंदर। अब अगर ओवर रिएक्शन हो गया एंडोथीलियम का, तो जो लेयरिंग है वो बहुत एक्सेसिव हो गई। तो जब एक्सेसिव लेयरिंग हो गई तो क्या होगा कि वो जो आपने चौड़ा किया था वो फिर से पतली हो गई, जिसको हम लोग रीस्टेनोसिस कहते हैं। तो तकलीफ फिर से आने लगी मरीज़ को। तो रीस्टेनोसिस ना हो या कम से कम हो, इतना भी नहीं चाहते कि स्टेंट खुला रहे, इतना चाहते हैं कि भाई एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम उस पर चढ़ जाए, ताकि वो स्टेंट एक्सपोज ना रहे ब्लड को। क्योंकि अगर स्टेंट स्टील या प्लेटिनम जो भी प्लेटफॉर्म है, अगर वो एक्सपोज रहेगा ब्लड को, तो वहाँ पे क्लॉट जमेगा, वहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा, और अगर क्लॉट एक्सेसिव बन गया तो वो फिर बंद हो जाएगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ऐसा करते हैं कि भाई इसमें एक सिंपल लाइनिंग हो, एक्सेसिव जो है कवरेज ना हो जाए, इतना एक्सेसिव ग्रोथ ना हो जाए एंडोथीलियम की कि वहाँ पे नैरोइंग दोबारा आ जाए। तो इसलिए वहाँ एंटी कैंसर ड्रग स्टेंट के ऊपर लगा दिया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे सेल्स का प्रोलिफरेशन तो हो, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि नैरोइंग दोबारा हो जाए। तो स्टेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि वो सपोर्ट करे, और जो उसके ऊपर दवा होती है उसका काम सिर्फ इतना होता है कि जब स्टेंट के ऊपर लाइनिंग चढ़े तो बहुत एक्सेसिव न चढ़ जाए, ताकि दोबारा नैरोइंग ना आए। अब क्या होता है भाई, स्टील है या प्लेटिनम है या कोबाल्ट क्रोमियम है, इन सब में जब ब्लड यहाँ पे छूता है तो वहाँ क्लॉट बनने की टेंडेंसी रहती है, जो शुरू के 2-3 महीने में ज़्यादा होती है, साल भर
तक हम लोग कहते हैं टेंडेंसी ज़्यादा होती, तब क्या करते हैं हम लोग चाहते हैं कि एंटी क्लॉट हम ट्रीटमेंट करें, एंटी प्लेटलेट्स लिखें। तो जो प्लेटलेट एडिशन होता है जिसकी वजह से क्लॉट बनता है, उसको इनहिबिट करने के लिए कुछ दवा दी जाती है, जिसको हम लोग मोटी तौर से कहते हैं भाई खून पतला करने की दवा दी जा रही है। तो वो पहले टिक्लोपिडीन आती थी, उसके बाद फिर क्लोपिडोग्रेल वगैरह आई, प्रेसडोग्रेल आई, और अब हम लोग टिकाग्रेलॉर देते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव दवा है और उसको हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि भाई ये जो एस्पिरिन के साथ टिकाग्रेलॉर को हम लोग स्टार्ट करें। तो अच्छी इफ़ेक्टिव एंटी प्लेटलेट लेने से क्या होता है कि स्टेंट के ऊपर जो क्लॉट जमने की टेंडेंसी होती है वो शुरू के दौर में कवर कर लेती है, और बाद में तो जब उसके ऊपर खाल चढ़ जाती है, एंडोथीलियम चढ़ जाता है, तो फिर एंटी प्लेटलेट्स की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। तो जनरली 1 साल तक हम लोग कोशिश करते हैं कि एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दें। कभी कभी उनसे ब्लीडिंग होती है तो फिर हम लोग उसको डोज रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट खून पतला करने वाली जिन दवाओं को कहते हैं वो बेसिकली एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं और बहुत इफेक्टिव ड्रग्स आ गई। अब स्टेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, बलून्स भी बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता जाता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाती है। तो स्टेंट्स भी अच्छे हो गए हैं, पतले हो गए। पहले मोटे स्टेंट्स आते थे तो उनमें ज़्यादा रिएक्शन होता था, उसमें एनेरिज्म भी बन जाती थी, दवा की वजह से भी बन जाती थी। अब स्टड्स पतले होते जा रहे हैं और महीन होते जा रहे हैं। ड्रग्स भी इम्प्रूव हो गई हैं, लगाने के बाद जो ड्रग्स हम लोग एंटी प्लेटलेट देते हैं वो भी इम्प्रूव हो गए। तो ये प्रोसीजर बहुत सेफ़ हो गए हैं। तो ये सवाल के साहब ये कितने दिन चलेगा हमारा स्टेंट, और हमारा स्टेंट चला नहीं और स्टेंट फेल हो गया। स्टेंट नहीं फेल होता है, स्टेंट का तो काम 2-3 महीने उसको सपोर्ट करने का होता है, वो कर देता है। दोबारा से बीमारी आती है इसलिए क्योंकि भाई आपकी टेंडेंसी है, जो डायबिटिक्स होते हैं उनकी ज़्यादा होती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, नहीं कंट्रोल हो पाता, उनमें ज़्यादा हो, तो दोबारा से बीमारी आने का चांस हमेशा रहता है, जिसके लिए हम लोग दवा देते हैं। और फिर उसके बाद आपकी किस्मत है। जैसे कहते थे कि शुरू में जब हम लोग सिर्फ बलून से खोलते थे तो 30% के करीब चांस होता था कि बीमारी वहाँ दोबारा आ जाएगी। स्टेंट लगने के बाद धीरे धीरे उसको कम करके हम लोग उस रीस्टेनोसिस रेट को करीब 10% के आसपास ले आए हैं। लेकिन फिर भी ज़ीरो नहीं है कि ये कहें कि आप एक बार स्टेंट लग गया तो ज़िंदगी भर की छुट्टी हो गई। उस पर हमेशा एक 5-10% के बीच में चांस रहता है कि वहाँ दोबारा बीमारी आ जाए। तो ये मालूम होना चाहिए, जो भी स्टेंट लगवाता है उसे मालूम होना चाहिए कैसा होता है। तो आज हम सोचते हैं कि सिर्फ अभी एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग तक मामला रखते हैं, उसके बाद की फिर जो है बात बाईपास सर्जरी एक्सेट्रा की बात बाद में करेंगे। तो टेक केयर एवरीबॉडी। और मेरी अपनी तरफ से तो कोशिश की आपको समझाने की। कोई अगर आपके सवालात हो तो आप डाल के फेसबुक पे मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे भी आप पूछ सकते हैं कमेंट लिख के। ओके, गुड इवनिंग, बाय बाय।